आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि निवेश के गुर सीख सकें आप और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकें। और आपकी तमाम क्वेरीज शो में हम शामिल भी करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लीजिए 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भी हमें भेज सकते हैं। फेसबुक ट्विटर पर #AskAwaz योर मनी लिखकर आप अपने क्वेश्चंस हम तक पोस्ट कर सकते हैं। तो यह है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। लाइव भी आप इस शो को देख सकते हैं आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर और अपने क्वेश्चंस तो पोस्ट कर सकते हैं ही। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके तमाम क्वेश्चंस को हम लेंगे, हेमंत जी की सलाह लेंगे। लेकिन आज पहले बात करेंगे अलग अलग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स को लेकर। पहले जब शुरुआती तौर पे हेमंत जी एक इन्वेस्टर्स के सामने लिमिटेड चॉइसेस होती थी और कंफ्यूजन भी कम होता था। सबसे कॉमन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हद से बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड्स आते थे। लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके टाइम जोन के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ढेर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट के बेसिस पे भी। लेकिन प्रॉब्लम एक है, जितने ज़्यादा फंड्स उतना ज़्यादा कंफ्यूजन। तो पहले जानना चाहेंगे कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इन म्यूचुअल फंड्स में बेस्ड ऑन एसेट क्लास, स्ट्रक्चर, रिस्क या फिर बेनिफिट्स, बताइए। जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये तो प्रूवन है कि म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि इतने सारे फंड हैं तो शायद कभी कभी उनमें इन्वेस्ट करना शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये चुनना है कि आपके लिए कौन से फंड अच्छे हैं। तो आई थिंक शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरली। बेसिकली ब्रॉडली दो तरह के फंड होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड फंड और एक होते हैं क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड्स का मतलब ये है कि वहां पे आप एनएवी पे कभी भी चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी चाहें तो उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। मतलब उसकी कोई एक डेफिनेट लाइफ नहीं होती है, वो ऑनगोइंग एक फंड रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एनएवी पे आप रिडीम या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक ही हो गया ओपन एंडेड फंड। दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड, जैसा कि नाम से पता चलता है कि जो न्यू फंड ऑफरिंग पीरियड है उसके दौरान आप फंड से डायरेक्टली यूनिट्स खरीद सकते हैं एट पार वैल्यू पे। तो मान लीजिए अगर एट पार वैल्यू 10 है तो उसके आप उसके हिसाब से खरीद सकते हो। लेकिन न्यू फंड ऑफर पीरियड बंद होने के बाद चाहे आपको उसमें एडिशनल इन्वेस्ट करना हो, चाहे आपको उसको एग्जिट करना हो, टिल मेच्योरिटी उसकी एक डेफिनेट लाइफ होती है, उतना टेन्योर रहता है उसका। तो फिर आपको सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में जाके उसको बेचना या खरीदना होगा। ये जो फंड्स हैं वो कंपल्सरी लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। मेच्योरिटी के टाइम में फंड आपको जो भी एनएवी है उसके हिसाब से पैसे देंगे। तो ये दो तरह के फंड है, बट मैं ये कह दूं कि ये पॉपुलरली जो है वो ज्यादा पॉपुलर जो है वो ओपन एंडेड फंड्स हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फिर हमने बात की कि किस तरह के फंड्स हैं। एसेट क्लासेस के हिसाब से इक्विटी फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं और डेट फंड्स हैं। इक्विटी फंड्स ऑब्वियसली वो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड फंड्स वो जिसमें इक्विटी, डेट और मे बी आर्बिट्राज और तरह के ऑप्शंस की मिक्स रहता है वहां पे। तीसरा है डेट फंड, जो प्योर डेट फंड्स हैं, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर हम इक्विटी की बात करें तो वहां पे 11 तरह के फंड हैं, 11 टाइप्स ऑफ फंड्स। पर्पस वही है और ये सेबी ने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। हर फंड जो है एक कैटेगरी में एक ही म्यूचुअल फंड जो है एक ही फंड रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड रखें। तो बहुत क्लैरिटी है। अभी 11 तरह की इक्विटी फंड्स हैं। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो वहां पे 6 टाइप्स के फंड्स हैं और डेट में करीब 16 कैटेगरीज हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है पहली बात कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा हो, यानी कितना पैसा आप इक्विटी में लगाएं, जो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके टाइम होराइजन के लिए कि कितना समय है आप। हाइब्रिड वो क्योंकि, और इक्विटी में सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो आप इक्विटी फंड्स को देखते हो। हाइब्रिड वो है जो जैसा मैंने कहा कि तीनों एसेट क्लासेस का मिक्स होता है वहां पे। तो वहां पे अगर आपको ग्रोथ चाहिए या फिर आपको सेफ्टी चाहिए, दोनों का मिक्स वहां से मिलता है। और डेट का ऑब्वियसली जहां पे आपको सेफ्टी ज्यादा चाहिए, लेकिन लॉन्ग रन में आप ऐसे ऑप्शन चाहते हैं जो फिक्स डिपॉजिट से आपको बेहतर रिटर्न दे सके। तो ये ब्रॉडली एसेट एलोकेशन, एसेट क्लासेस के हिसाब से इस तरह के फंड है। और जैसे एक एग्जांपल हम ले लें इक्विटी में,
तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब उसी सेगमेंट के इन्वेस्टमेंट, फिर लार्ज एंड मिड जो दोनों का मिक्स, यानी 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप। फिर मल्टी कैप फंड्स हैं जो लार्ज, स्मॉल और मिड तीनों सेगमेंट में पैसा लगाते हैं, मिनिमम 25%, और बाकी जो है फंड मैनेजर अपने हिसाब से लगाते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड जो डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन है फंड मैनेजर के लिए कि आप 65% इक्विटी में लगाइए और बाकी एलोकेशन अपने हिसाब से करिए। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को मदद करता है कि आप एसेट एलोकेशन के अलावा विद इन एसेट क्लास किस तरह का एलोकेशन चाहेंगे, वो इन फंड्स का चुनाव करके आप अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। और क्विकली हेमंत जी, क्वेरीज पर जाएं उससे पहले ईटीएफ्स के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, अगेन आई थिंक एक्टिव फंड्स हैं और पैसिव फंड्स हैं। जिन हमने फंड्स की बात की वो एक्टिव फंड्स हैं। विद इन इक्विटी पैसिव फंड भी होते हैं, यानी पैसिव फंड का मतलब ये है कि वो एक जो पोर्टफोलियो है वो किसी बेंचमार्क को, मान लीजिए एक ऐसा इंडेक्स फंड है या ईटीएफ है जो निफ्टी 50 को अगर वो ट्रैक करता है, तो वही स्टॉक होंगे जो निफ्टी 50 में है, उतने ही वेटेज में होंगे जो उस इंडेक्स के अंदर है। दोनों में फर्क इतना है कि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का काम है सिर्फ जो आपको पैसा मिले वो पैसा आप इंडेक्स एज ए बास्केट में लगाइए, यानी उसमें उनको अपनी स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कुछ नहीं लगानी है। ऑब्वियसली वहां पे एक्सपेंसेस थोड़े कम होते हैं और रिटर्न आपको मार्केट रिलेटेड मिलता है। एक्टिव फंड मैनेजमेंट जो है, जहां पे एक्टिव फंड जो जिस कैटेगरीज की बात की, वहां पे फंड मैनेजर अपनी एक्सपर्टीज, रिसर्च टीम की एक्सपर्टीज, इन हाउस फिलॉसफी, उनका इस्तेमाल करके कोशिश करते हैं कि वो मार्केट से आपको बेहतर रिटर्न दे सके। वहां पे थोड़े एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है डिफरेंट कैटेगरीज में फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसे निवेशक हैं, वो नहीं चाहते बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो को ट्रैक करना, नहीं चाहते बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, तो इंडेक्स फंड। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप इक्विटी का रिस्क ले रहे हो कि आपको रिटर्न जो है इंडेक्स या ईटीएफ से बेटर मिले, तो आप एक्टिव फंड में जाइए। और इंडेक्स और ईटीएफ में फर्क इतना है कि इंडेक्स फंड आप जैसे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वैसे खरीदेंगे, और ईटीएफ जो है वो अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदेंगे। तो दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, बट एलोकेशन दोनों कैटेगरीज का हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में, डिपेंडिंग ऑन किस तरह के इन्वेस्टर है। चलिए, तो आपको ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओपन कैटेगरी या फिर कितनी सब कैटेगरीज होती हैं, ग्रोथ, डिविडेंड, इन सब के बारे में आपको हेमंत जी ने डिटेल्स बताई। और कुछ कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली योर मनी तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। चलिए, अब बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। और पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं अनिल तांबे, औरंगाबाद महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम। हेलो, नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा SIP अभी फिलहाल स्टार्ट है, 11,000 रुपये महीना में देता हूँ। इसमें मेरे पास SBI मल्टी कैप फंड है, 5,000 रुपये महीना उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। कोटक इमर्जिंग फंड है, उसमें मैं 2,000 रुपये करता हूँ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, उसमें 2,000 करता हूँ। और एक ये है HDFC लार्ज एंड मिड कैप, उसमें 2,000 रुपये महीना करता हूँ। मेरा अभी लगभग 1,28,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और मुझे ऐसा ही 11,000 रुपये महीने से मुझे 10 साल में 30 लाख का मेरा गोल है। तो वो पूरा हो पाएगा या कोई फंड चेंज करना पड़ेगा? ओके, ठीक है। तो हेमंत जी, 4 फंड्स इनके पास हैं। टोटल इनकी SIP 11,000 की है, 1.25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू। क्वेश्चन सिंपल है, 10 इयर्स में 30 लाख का टारगेट। SBI मल्टी कैप, साथ ही इनके पास है HDFC लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? जी, पहले देखते हैं कि ये अपना गोल पूरा कर पाएंगे कि नहीं। जैसा उन्होंने कहा 10 साल का इनके पास समय है, 11,000 की SIP कर रहे हैं, और जो करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की 1,28,000 है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं, अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं अगले 10 साल तक, तो उनका लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। तो आई थिंक जहां तक टारगेट का सवाल है वो डेफिनेटली पूरा होगा। इनका जो फंड सिलेक्शन है कैटेगरी वाइज बहुत ही अच्छा है। इनके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। उसमें जो एलोकेशन है वो बिल्कुल सही है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी इन्होंने अच्छा किया है। एक ही चेंज मैं चाहता हूं कि अगर ये कंसीडर करें तो शायद इनके पोर्टफोलियो के लिए आगे जाके बेहतर हो सकता है। मल्टी कैप फंड पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन SBI जो मल्टी कैप फंड है बहुत ज्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट मुझे लगता है उस कैटेगरी में इससे बेहतर फंड अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उनको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप या कोटक मल्टी कैप। इन दोनों में से अगर एक फंड रखें तो मुझे लगता है कि थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर आपको मिल सकती है। बाकी जैसा मैंने कहा
जो 3 जो फंड है बाकी, वो डेफिनेटली आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप अनइंटरप्टेडली अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हो 10 साल, तो डेफिनेटली आपका टारगेट पूरा होगा। ओके, चलिए 30 लाख का टारगेट तो आपका अचीवेबल है। एसबीआई मल्टी कैप से निकल सकते हैं। 2 फंड चॉइसेस आपको बताई गई हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और कोटक मल्टी कैप। ये आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो चलिए, ये तो रहा सजेशन आपके लिए। बात करेंगे अब अगले कॉलर की। मनीष कुमार ने एक सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू, और सवाल इनका है 35 साल उम्र है, मंथली एसआईपी इनकी चल रही है 30,000 रुपये महीना, 25 साल में 10 करोड़ का टारगेट ये लेके चल रहे हैं। और फिलहाल इनके पोर्टफोलियो देखेंगे तो बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है 10,000 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्होंने लिया हुआ है 6,000 रुपये महीना, पीजे मीडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज इनके पास है 3,000 रुपये महीना, साथ ही कैनरा बुक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में भी 3,000 ईच ये डाल रहे हैं। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 2,000 रुपये महीना, और आईसीआईसीआई प्रू टेक में 1,000 पर मंथ। तो बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर? जी देखिए, इनका टारगेट काफी बड़ा है। जैसा उन्होंने कहा 10 करोड़ का इनका टारगेट है कॉर्पोरेट से अचीव करने का। बट अच्छी बात यह है कि इनके पास लंबा समय है, करीब 25 साल का समय है। तो मुझे लगता है, जैसे उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं अभी, बट अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं, हालांकि 25 साल के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उम्मीद कर सकते हो इससे बेहतर रिटर्न मिलने की, बट आई थिंक हमेशा एज्यूम अगर आपको थोड़ा कंजर्वेटिवली करें तो वो बेटर रहता है। तो 12% का अगर हम रिटर्न मान के चले तो करीब इनको 52,000 मतलब 52,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 है, इनको जो रिक्वायर्ड एसआईपी अमाउंट है वो 52,000 है। तो गैप है उसके अंदर, बट फॉर्चुनेटली इनके पास काफी लंबा समय है। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। पोर्टफोलियो में मुझे लगता है थोड़े से बदलाव होंगे तो वो शायद उनके लिए बेहतर होगी। कुछ फंड जो इनके एग्जिस्टिंग है, जिसको डेफिनेटली वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि इनके पास बंधन निफ्टी 50 फंड है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, और उनके पास एक से ज्यादा स्मॉल कैप फंड है। तो मैं चाहूंगा कि कौन स्मॉल कैप को रखें और वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 3,000 से बढ़ा के 5,000 कर दें। तो ये 3 फंड जो उनके एग्जिस्टिंग है वो डेफिनेटली रखें। उसके अलावा इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एक टेक्नोलॉजी फंड है और एक इंडेक्स फंड और एक मिड कैप फंड है जो शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इनमें अपनी एसआईपी को अगर ये कंसीडर करें बंद करने के लिए तो बेहतर होगा। तो इनके पास करीब 9,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए अवेलेबल होगा ये बंद करने के बाद। तो 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड जो उनको मदद करेंगे आगे भी अगर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी हो तो उन फंड्स में वो कंसिडर कर सकते हैं। एक है एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप जहां पे वो 4,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा है मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसमें 4,500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ पोर्टफोलियो फंड जो है उससे बाहर निकले, ये 2 फंड्स को शामिल करें, और 3 फंड जैसा मैंने कहा एग्जिस्टिंग वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ एक फंड जो है क्वांट स्मॉल कैप, उसमें इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी है। ओके, चलिए, तो सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर क्लियरली दिया गया है। आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए लगभग 52,000 की एसआईपी करनी होगी। आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो थोड़े आपको 10 करोड़ का टारगेट हासिल करने के लिए अमाउंट तो इंक्रीज करना होगा ही, लेकिन कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट स्मॉल कैप पे तो आप बने रहिए, बाकी सभी फंड से निकलने की सलाह है। और इसके अलावा आप 2 फंड्स रखिए, ज़्यादा लंबा पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप, इन फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और एसआईपी अमाउंट भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने गोल को हासिल करने के लिए। बात करेंगे अगले कॉलर से। राम मिलन कौशाम्बी से हमारे साथ मौजूद हैं। राम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी मैडम, मैं जो है 2018 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मेरी 13,500 की एसआईपी चल रही है। एसबीआई के 3 फंड हैं, इक्विटी हाइब्रिड फंड अभी 1 साल तक हो गया है, कॉन्ट्रा वो बैलेंस एडवांटेज फंड है और कॉन्ट्रा फंड है एसबीआई का। इसमें शायद अमाउंट पहुंच गया होगा आपके पास, कौन कितना कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल, डिटेल्स हैं आपके पोर्टफोलियो की, बताइए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपया जो है इकट्ठा करना है अगले 10 साल में। तो मुझे क्या इसमें इस पोर्टफोलियो से हो जाएगा या कुछ इसमें से निकालना है, कुछ ऐड करना है, वो थोड़ा बताएं, या कुछ एसआईपी बढ़ानी है
पूछ मेरे लेते हैं। पास 2 लाख रुपए लमसम है, उसको कहाँ पे लगाऊं मैं, ये थोड़ा बताइए। ठीक है, ठीक है। तो मैं सम अप कर दूं इनके क्वेश्चन को हेमंत जी। 13,500 की एसआईपी चल रही है ऑलरेडी और फिलहाल इन्होंने पोर्टफोलियो में 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। 2 लाख लमसम भी पड़े हैं, उसको भी लगाना चाहते हैं। मौजूदा पोर्टफोलियो देखेंगे, 6 फंड्स हैं इनके पास। मेरी एसेट लार्ज कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, इन तीनों में तो 3-3 हजार रुपए डाल रहे हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 2,000 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,500 रुपए महीना और एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 1,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। तो बताइए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो प्लस इनके गोल पर आपकी राय और एडिशनल जो 2 लाख डालना चाहते हैं वो कहां पर इन्वेस्ट करें? जी देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि इनके पास इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है, और अगर इनके पास 15 साल का समय है, जो अभी तक उन्होंने कॉर्पस एक्यूमुलेट किया वो 12 लाख है और 13,500 की शायद एसआईपी वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो 15 साल तक ये इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 15 साल का इनके पास समय है तो करीब 1 करोड़ 35 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे, और ये 2 लाख जो है वो भी ग्रो होगा। तो मुझे लगता है करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख तक ये पहुंच पाएंगे। तो 15 साल के टाइम होराइजन में डेफिनेटली अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे ये। कुछ कैटेगरी इनके पास है, जैसे एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, फिर एक इक्विटी हाइब्रिड फंड्स है, तो ये दोनों कैटेगरी काफी अच्छी हैं। बट जब आपका 15 साल है आपके पास और आपका जो जो ऑब्जेक्टिव है वो है वेल्थ क्रिएशन का, तो जाहिर सी बात है कि ये जो 2 कैटेगरी फंड है, बैलेंस एडवांटेज और इक्विटी हाइब्रिड, ये आपके लिए सुटेबल नहीं है। बैलेंस एडवांटेज उनके लिए है जिनको कम समय हो, रिस्क ज्यादा ना लेना हो, इक्विटी को थोड़ा कम रखना हो, और इक्विटी हाइब्रिड में जहाँ पे कुछ पैसा आप चाहें डेट में भी रहे और इक्विटी में भी रहे और टैक्सेशन आपको इक्विटी का मिले, तो वो दोनों फंड कैटेगरी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपके लिए शायद सुटेबल नहीं है। उसके अलावा इनके पास एक मिरई एसेट लार्ज कैप फंड है। मुझे लगता है प्योर लार्ज कैप की जगह अगर ये ऐसे फंड को देखें जहां पे डिफरेंट सेगमेंट में इनको इन्वेस्ट करने का मौका मिले और फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो वो इनके लिए बेहतर होगा। तो ये तीनों फंड को अगर ये बंद करते हैं तो करीब 6,000 रुपए इनके पास अवेलेबल होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इनके पास जैसे कोटक इमर्जिंग फंड है, वहां पे ये 1,500 रुपए और ऐड कर दें, और एक नया फंड लें, मल्टी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जहां पे वो 4,500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव, और जैसा मैंने कहा कि इनके पास समय काफी है, जो उन्होंने कॉर्पस एक्यूमुलेट किया है उसको अगर कंटिन्यू रखें तो डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हैं। और जो 2 लाख इन्होंने कहा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो एक तो जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, वहां पे आप लगा लीजिए, और एक एसबीआई कॉन्ट्रा, उसमें भी आप लगा सकते हैं। 1-1 लाख करके इन दोनों फंड के अंदर आप लगा दीजिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। 15 साल में 1.25 करोड़ के आसपास की राशि इकट्ठा कर सकते हैं आप आसानी से। 20 लाख तक का एसआईपी कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। रही बात कोटक इमर्जिंग इक्विटी, वहां पर आप एसआईपी बढ़ाइए। निपॉन इंडिया मल्टी कैप में एसआईपी आप इंक्रीज कीजिए। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज, मेरे एसेट लार्ज कैप, ये वो फंड्स है जहां से आपको निकलने की सलाह दी गई है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। मौजूद हैं जो आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं। लेते हैं कुछ और सवालों को। राजीव हमारे साथ इन्होंने एक सवाल भेजा है हमें ईमेल के थ्रू। हुबली पश्चिम बंगाल से, 39 इयर्स इनकी एज है। फिलहाल 15,000 रुपये महीने की एसआईपी कर रहे हैं, 9,000 की एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं। और फिलहाल जो फंड्स इनके पास हैं वो मैं क्विकली मेंशन कर दूं तो इनके पास है निपॉन इंडिया लार्ज कैप 6500 रुपये महीना, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 5,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,500 रुपये महीना। 3 फंड्स है, ज़्यादा क्लटर्ड पोर्टफोलियो नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का इनमें ये डाल रहे हैं 15,000, लेकिन 9,000 की एडिशनल एसआईपी भी ये करना चाहते हैं। तो टोटल एसआईपी अमाउंट इन दैट केस 24,000 पर मंथ का हो जाएगा। फिलहाल इनके टारगेट्स क्या हैं? 10 ईयर्स में 65 लाख, 15 ईयर्स में 1.65 करोड़ और 20 ईयर्स में 3.6 करोड़। साथ ही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और एसबीआई स्मॉल कैप पर भी राय लेना चाहते हैं कि एडिशनल एसआईपी क्या इन फंड्स में कर सकते हैं या फिर नहीं। तो 2-3 क्वेश्चंस है हेमंत जी इनके। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो सब अमाउंट इंक्रीज करना है वो कहाँ करना है, प्लस गोल्स, क्या सजेशंस आपके? देखिए, इनके पास इनके जो गोल्स हैं वो 3 गोल्स हैं, और तीनों के लिए इनके पास लंबा समय है। एक पहला जो गोल है उसके लिए करीब 10 साल का समय है, दूसरे के लिए 15 साल और तीसरे गोल के लिए 20 साल का समय है इनके पास। अगर मैं 12% का रिटर्न एनुअलाइज मान के चलूं तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो पहले गोल के लिए 28,000 है, दूसरे गोल के लिए 32,000 और तीसरे गोल के लिए 36,000। तो कुल मिला के इनको 96,000 की एसआईपी करनी होगी। इन्होंने जैसा कहा है कि इनकी जो करंट एसआईपी है वो 15,000 की है, 9,000 से एसआईपी वो बढ़ा सकते हैं। तो अगर उसको भी हम इंक्लूड करें इसमें तो 24,000 की एसआईपी है, और रिक्वायरमेंट
जो है वो 96,000 की है, तो बहुत ज्यादा गैप है। तो देखिए, गोल डिफाइन करना अच्छी बात है, टाइम होराइजन देखना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं हमें अपने गोल्स को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना होगा। तो एक तो डेफिनेटली इनको अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि अपने गोल्स को वो फिर से देखें और थोड़ा सा उनको रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि गैप जो उनकी कैपेसिटी है और जितना उनको इन्वेस्ट करना है वो काफी बड़ा है। तो एक तो इनको ये करना है। इनके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, मुझे लगता है वो काफी अच्छे फंड्स हैं, उसमें इनको बिल्कुल भी बदलाव नहीं करना है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। 9,000 जो इनको एडिशनल इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली स्कोप है कि वो और फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सके, क्योंकि अगर वो यहाँ से जाने के बाद आगे जाके कुछ अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो इनके पास ऑप्शन रहेगी वहां पे। इन्होंने कुछ फंड चुने हैं, उसमें से SBI कॉन्ट्रा एक फंड काफी अच्छा है, तो उसमें ये 4,500 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप, उसके अंदर 4,500 पे इन्वेस्ट करें। तो ये कुल मिला के इनके पास 5 फंड होंगे। और जैसा मैंने कहा, गैप है वहां पे, कोशिश करनी है इनको जितना जल्दी हो सके अमाउंट को बढ़ाएं और फिर से थोड़ा गोल को, टारगेट को देखें, ताकि वो थोड़ा रियलिस्टिक हो, ताकि वो वहां तक पहुंच पाए, बहुत ज्यादा गैप ना रहे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। एसआईपी तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिर्फ 24,000 के एसआईपी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके गोल्स बड़े बड़े हैं और अलग अलग गोल्स हैं। 9,000 की जो अतिरिक्त एसआईपी आप करना चाहते हैं, उसके लिए SBI कॉन्ट्रा फंड चुन सकते हैं। 4,500 रुपये महीना डालिए, कोटक मल्टी कैप पिक कीजिए, यहाँ 4,500 रुपये महीना आप ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा सजेशन। लगभग 90,000 95,000 की एसआईपी आपको करनी पड़ेगी अपने तीनों गोल्स को हासिल करने के लिए। एक साथ नहीं कर सकते, धीरे धीरे बढ़ाइए। एटलीस्ट 9,000 जो आप बढ़ा रहे हैं वो ऐड कीजिए, बाकी स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते रहिए अपने एसआईपी अमाउंट को। बात करेंगे अंकित कुमार की, जिन्होंने सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 3,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं, 2 लाख ही जोड़ चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल SBI मल्टी कैप एक ही फंड है इनके पास, जहां पर ये 3,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, प्लस SBI मल्टी कैप में लमसम 1 लाख रुपए डाला हुआ है और SBI इक्विटी हाइब्रिड में भी 1 लाख रुपए डाले हुए हैं। क्या सजेशंस इनके लिए? देखिए, इनके पास 15 साल का समय है, तो अगर इनको अपने टारगेट तक पहुंचना है तो डेफिनेटली इनकी, अगर मैं करंट वैल्यू, जो लमसम इन्वेस्टमेंट है दोनों 1-1 लाख रुपए, और जो SIP कर रहे हैं उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर मैं देख के चलूं, तो भी इनको 12,000 रुपए की SIP बढ़ानी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बट अच्छी बात यहाँ पे भी यह है कि इनके पास समय है, वो कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। अगर एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं ऐसे, तो फिर अगर जैसे 10% अगर अपनी SIP हर साल बढ़ाएंगे, तब भी वहां तक उसके नजदीक तक पहुंच पाएंगे। तो ये डेफिनेटली इनको करना पड़ेगा अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। अब इनका अगर हम पोर्टफोलियो देखें, तो यहाँ पे भी एक मल्टी कैप फंड है। इस फंड के बारे में हमने पहले भी बात की थी, और जैसा मैंने पहले कहा था कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर, SBI मल्टी कैप से बेहतर फंड है मल्टी कैप कैटेगरी में, तो वो देख सकते हैं, जैसे कोटक मल्टी कैप, जहां पे वो 1 लाख रुपए इन्होंने लमसम किया वो भी, और SIP 3,000 की वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हाइब्रिड फंड, अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि 15 साल के लिए हाइब्रिड फंड सुटेबल नहीं है, तो उसकी जगह में एक लार्ज एंड मिड कैप देखें, HDFC लार्ज एंड मिड कैप। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि इनकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो SBI के म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में है। देखिए, अगर आपके पास 5-7 फंड है और फिर एक फंड के 2 फंड स्कीम्स है तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपके पास 2 ही फंड है और दोनों एक ही म्यूचुअल फंड के साथ है, कोशिश कीजिए डिफरेंट फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करने की, ताकि उनकी एक्सपर्टीज, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, उनके जो फंड मैनेजर, उनका जो एक्सपीरियंस, उसका आपको फायदा हो सके। एक ही फंड हाउस में हमने देखा है कि अलग अलग तरह के फंड होने के बावजूद उनका जो रिएक्शन है बढ़ते हुए बाजार में और गिरते हुए बाजार में एक जैसा रहता है। तो ये हमेशा कोशिश कीजिए कि एक ही फंड में आपके पूरे पैसे ना हो, कुछ बदलाव जैसे मैंने इनको कहा वो कर लें, और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें हाइब्रिड की जगह, तो वो बेहतर रहेगा। गैप है 12,000 का, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके वहां तक उसको अपने SIP अमाउंट को बढ़ाएं। चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। एक ही एमसी एक्सपोजर ना लें, डाइवर्सिफिकेशन रखें। फंड हाउसेज में भी कैटेगरीज के साथ साथ ही सभी इन्वेस्टर्स के लिए है। और रही बात आपके गोल की, 12,000 रुपये की SIP हर महीने करनी पड़ेगी ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। अब पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स, और नोट कर लीजिए सभी फंड्स आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से। बताइए आपकी पिक्स क्या हैं? जी दीपाली, 4 फंड में से 2 फंड होंगे मल्टी कैप कैटेगरी में। मुझे लगता है ये कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। तो इनमें से कुछ फंड्स की हमने बात की, कोटक मल्टी कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और लार्ज एंड मिड में HDFC लार्ज एंड मिड कैप। मुझे लगता है ये 4 फंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर
और अगर आप नए निवेशक हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो डेफिनेटली इनको आप कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप या फिर एचडीएफसी लार्जर मिड कैप, ये रहे फंड्स, नोट कर लीजिए इन्हें। चलिए, शुक्रिया आपका हेमंत शो में आने के लिए और अपनी व्यूज सभी क्वेरीज पर शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।